Hey guys, today in this video I will discuss all the concepts of producer theory. Here we will discuss production function, factor market, perfect competitions, monopoly competitions. एंड इससे पहले दोस्तों मैंने ओलिगोपोली मार्केट एंड कंज्यूमर थ्योरी के ऊपर वीडियो बना दी है जिसको आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होगा, शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली हम वन वेरिएबल फैक्टर को पढ़ेंगे जहाँ पर हम टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट बेसिकली होता है एक शॉर्ट रन के अंदर टोटल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हेन अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। भी एक लेबर हम कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सभी फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीन स्टेज होती हैं प्रोडक्शन की। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन की, जहाँ पर हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन समाप्त हो जाता है, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट उसे ऊपर से कट करता है। और दोस्तों पहली वो स्टेज होती है जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा पी पॉइंट पर हाईएस्ट होगा और उस पॉइंट पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। अर्थात जो टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट से नीचे गिरने लगता है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है तब सेकंड स्टेज का समाप्ति होती है और हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जब थर्ड स्टेज के अंदर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, बिकॉज फर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। तो यह था दोस्तों हमारा 3 स्टेज का प्रोडक्शन फंक्शन। और जो फर्म्स होती हैं वो सेकेंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करना पसंद करती है जहाँ पर एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही डिक्लाइनिंग करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, जो आइडियोलॉजी थी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ख़त्म होती है एपी के मैक्सिमम पर और सेकंड स्टेज का एंड होता है एमपी के ज़ीरो होने पर। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और जहाँ पर कैपिटल की अमाउंट 100 रुपीज़ है या 100 यूनिट है और जो वेज है बेसिकली यहाँ पर 20 है और प्राइस ऑफ आउटपुट है बेसिकली 2 रुपये। यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है लेबर की ऑप्टिमल यूनिट्स कितनी यूज़ करेंगे। तो लेबर का जो ऑप्टिमल लेवल होता है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ लेबर यूनिट्स, दैट इज बेसिकली वेज रेट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू में प्राइस ऑफ आउटपुट दोस्तों। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन का लेबर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और इनटू में रख देंगे क्वांटिटी ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर हमें मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्राप्त हो जाएगी। दैट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। और उसके बाद दोस्तों अगला हमारा कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। तो जब लेबर और कैपिटल 2 यूनिट्स के जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर आइसो क्वांट के थ्रू इस रिलेशनशिप को बताने का प्रयास करते हैं। आइसो क्वांट जैसे इंडिफरेंस करा होता है वैसे आइसो क्वांट होता है जहाँ पर एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोस्तों, कि कैपिटल और लेबर की डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर हम सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो आइसो क्वांट का स्लोप होता है दैट इज बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस लेबर फॉर कैपिटल एंड इक्वल टू होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और दोस्तों यहाँ पर यदि के एल दिया होता तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन होती मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये आपको पेपर में ध्यान देना है बिकॉज इस प्रकार से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन दोस्तों। वो क्या होता है कि अगर मैं मेरे फंक्शन को किसी m कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ लेबर और कैपिटल को और मेरी आउटपुट भी m टाइम ही मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको हम कहेंगे दोस्तों लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और उसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट आता है डिग्री का। तो यहाँ पर जो किसी कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर जो यहाँ पर के लगा हुआ होता है दोस्तों, इसी को आप कहते हैं
डिग्री। तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों कि अगर मैंने लेबर और कैपिटल को दुगना कर दिया है और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ जो यहाँ पर डिग्री है बेसिकली यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी आउटपुट भी बेसिकली डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा जो डिग्री है बेसिकली यहाँ पर होमोजीनियस जो डिग्री है दोस्तों वो ग्रेटर देन 1 है, मान लो मैंने यहाँ पर डिग्री कर दी है 2, उसके बाद अगर मैंने लेबर और कैपिटल को डबल किया तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा दोस्तों वो 2 की पावर 2, मतलब कि आउटपुट कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पर दोस्तों मेरे जो डिग्री है वो बेसिकली लेस देन 1 है, मान लेते हैं मैंने 0.5 यहाँ पर कर दिया है, तो अगर मैं लेबर और कैपिटल को डबल करता हूँ तो मेरी जो आउटपुट है वो बेसिकली कितनी बढ़ेगी दोस्तों, वो केवल 0.5 मतलब आधी ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब डिग्री ऑफ जब अगर मेरी होमोजेनियस डिग्री ग्रेटर देन 1 है तो मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स प्राप्त होंगे और लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स मुझे देखने को मिलते हैं। कि जिस रेट से मैंने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया मेरी आउटपुट उस रेट से नहीं बढ़ती है तो उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोस्तों। वो क्या होता है, दैट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण लेबर कैपिटल रेशियो में कितना चेंज आता है उसको आप कहते हैं दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। और इस कंसेप्ट को मैंने मैथमेटिक्स की जो क्लास थी उसके अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में आपको समझाया है, तो वहाँ से आप इसको ज़्यादा और भी बेहतर समझ सकते हो। और उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है दोस्तों रिज लाइन का, कि ये अगर हमारे आइसो क्वांट हैं तो हमें किस आइसोकांट के किस हिस्से में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो अगर ये दोस्तों मेरी रीज लाइन है जो शो करती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर Q1 आउटपुट है और यहाँ पर मैं डिफरेंट कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं दोस्तों सेम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ भी, एक कॉम्बिनेशन ये है। और उसके बाद अगर मैं लेबर को बढ़ाता हूँ दोस्तों और कैपिटल को सेम रखता हूँ तब भी बेसिकली मेरा जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। इसका मतलब इस लेवल के बाद अगर मैं लेबर को बढ़ाता हूं तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। तो बी रिज लाइन के ऊपर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, जहां पर मेरा जो आइसो क्वांट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और जहां पर मेरा आइसो क्वांट वर्टिकल होता है जहां पर कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। तो इस केस के अंदर जो रिज लाइन के अंदर जो आइसो क्वांट के डाउनवर्ड पोर्शन होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, वहां पर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन की सेकंड स्टेज होती है। सो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है दोस्तों कि रिज लाइन के जो नेगेटिव पोर्शन होता है उसके अंदर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर 2 प्रोडक्शन फंक्शन दिए हुए हैं, दैट इज बेसिकली Q इक्वल टू 2L प्लस के एंड Q इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2L के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है। आइसो क्वांट यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन है या एल शेप का है, या फिर हमारा जो आइसो क्वांट है दोस्तों वो हमारा कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, जैसे हमारा आईसी बनता है, इंडिफरेंस करो करो बनता है। और उसके बाद में जो 3 कंसेप्ट हैं दोस्तों, कांस्टेंट कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट, कि अगर मैंने जो मेरे लेबर और कैपिटल है उसको डबल कर दिया, अगर आउटपुट भी डबल हो गया तो उसको आप कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न। अगर आउटपुट डबल से ट्रिपल हो जाता है, अगर मेरी इनपुट मैंने डबल की है, मेरा आउटपुट 100 से 150 के बाद बढ़ता जाता है, इसको आप कहेंगे दोस्तों इंक्रीजिंग कॉस्ट। और अगर मैंने यहाँ पर इनपुट दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ाया है, डबल किया है, लेकिन मेरा आउटपुट 100 से 300, 300 से 600 हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न दोस्तों। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जब हमारा आइसो क्वांट दोस्तों हमारे आइसो कोस्ट लाइन को टच करता है, आइसो कोस्ट लाइन वो होती है जहां पर लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है, और आइसो क्वांट वो होता है जहां पर लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर हमारा आउटपुट सेम रहता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां पर जो है ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन होता है, और जहां पर जो आइसो क्वांट का जो स्लोप होता है दोस्तों, दैट इज बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय कैपिटल इक्वल टू जो हमारा आइसो कोस्ट लाइन का स्लोप होता है वेज डिवाइड बाय आर। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, और ये होता है दोस्तों माइनस में चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। और इसी
आइसो क्वांट की सहायता से दोस्तों हम एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं, और एजवर्थ बॉक्स के अंदर ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट करो का निर्माण होता है, जो दो जब अगर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स और वाई, तो ये अगर एक्स के आइसो क्वांट है और ये दोस्तों वाई के आइसो क्वांट है, तो दोनों के टचिंग पॉइंट से दोस्तों हम एजवर्थ बॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो का निर्माण करते हैं, जहां पर हम फुल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्ट करो की सहायता से हम अपना प्रोडक्शन फंक्शन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का निर्माण करते हैं। और जहां पर दोस्तों जो आइसो क्वांट का स्लोप था, दैट इज बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल था। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो स्लोप होता है उसका नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कई बुक क्वेश्चन पेपर में आपको ये ऐसा भी देखने को मिलेगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई, और इसका जो स्लोप होता है दोस्तों बेसिकली माइनस में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई दोस्तों। और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा कि कॉस्ट को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड आउटपुट मैक्सिमाइजेशन विद गिवन इनपुट, कि हमारी जो कॉस्ट है उसको मिनिमम रखें, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लें गिवन इनपुट के ऊपर। तो इसको आप ड्यूअलिटी प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, कि अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम उसके उल्टा अगर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें तो हमारा प्रॉफिट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा या इसका जो लास्ट के अंदर इसकी इक्वेशन होगी कि अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वेज का रेशो इक्वल टू हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल के ऊपर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो दोस्तों हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे जो कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसके अंदर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रीशिएशन चार्जेस फॉर कैपिटल इक्विपमेंट्स, भी पूंजी के ऊपर जो कांस्टेंट रेट पर मूल्य ह्रास होता है उसको आप अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर रखते हैं। और अकाउंटिंग कॉस्ट को इकोनॉमिक्स की भाषा में आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, वो कॉस्ट जो दिखाई देती है वेज, रेंट और वेज, रेंट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शंस, की जो रिसोर्सेज हैं उनको काम में लगाना, दैट इज बेसिकली उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। और उसके बाद में और इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दोस्तों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही कॉस्ट समाहित होती हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो ओनर की जो कॉस्ट होती है, जो ओनर का जो प्रॉफिट होता है, जो सबको लगता है कि यार इसका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स की भाषा में जो प्रॉफिट होता है वो भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है, जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन में कहा जाता है कि प्राइस इक्वल टू कॉस्ट है। प्राइस इक्वल टू कॉस्ट होने का मतलब हुआ दोस्तों कि इस कॉस्ट के अंदर उस मालिक का प्रॉफिट भी शामिल है, और उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो हराम का प्रॉफिट नहीं है, वो भी उसकी एक इनकम का ही पार्ट होता है। उसके बाद में हमारा जो अवसर लागत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, cost of associated with opportunity foregone when a firm's resource are not put their best alternative use दोस्तों, कि जब हम किसी अपने अदर अल्टरनेटिव को काम को ना करने की जो कॉस्ट होती है उसको आप कहते हैं अवसर लागत दोस्तों। कि या तो आप खेत में जाकर 1 घंटा काम कर सकते हो और वहाँ पर आपको 300 रुपये मिलेंगे, या फिर आप स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हो, वहाँ पर आपको 700 रुपये मिलेंगे। तो आपकी जो अवसर लागत होगी, यदि आप स्कूल में जाते हो तो दोस्तों आपकी स्कूल में जाने की जो अवसर लागत होगी वो 300 रुपये होगी। सो दैट इज़ बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही कॉस्ट होती हैं, और इकोनॉमिक्स की टर्म में इकोनॉमिक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। देन हमारा कंसेप्ट आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट होती है एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो एक्सपेंडिचर दोस्तों जो कभी रिकवर नहीं होता उसको आप कहते हैं संक कॉस्ट। उसके बाद में हमारा सिंपल से कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट, जो कि पार्ट होती है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन, एंड वेरिएबल कॉस्ट अपोजिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। उसके बाद दोस्तों एक कॉस्ट होती है हमारी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, जिसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग में मान लो आपने एक प्लांट में लगाया, उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए और वहाँ पर आपने 10 साल तक काम किया, तो आप क्या करोगे, हर साल उसके अंदर 10-10 करोड़ रुपए की अमाउंट जोड़ दोगे, कि हर साल उसके अंदर 10-10 करोड़ को एज एन कॉस्ट के रूप में दिखाने का प्रयास करोगे। तो उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग वन टाइम एक्सपेंडिचर
एज एनुअल कॉस्ट स्प्रेडिंग आउट ओवर सम नंबर ऑफ ईयर दोस्तों। और उसके बाद हमारा कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट का। उसको समझने से पहले आप समझेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है। तो दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है कि एक लेबर की एक यूनिट चेंज करने से हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, दैट इज बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और यहाँ पर अगर दोस्तों मैं इस इक्वेशन को उल्टा लिख दूं कि चेंज इन लेबर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट को। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है हमारी दोस्तों चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, की जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट को ही दिखाती है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा पैदा करने के कारण मेरी वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, दैट इज बेसिकली मेरी मार्जिनल कॉस्ट। और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है दोस्तों क्या होगा मेरी, कि एक जो लेबर का जो वेज है इनटू में चेंज इन लेबर, तो दैट इज बेसिकली माय वेरिएबल कॉस्ट। भी कितनी कॉस्ट होगी वेरिएबल की, एक लेबर यूनिट चेंज करने से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं उसकी वेज रेट से, दैट इज बेसिकली मेरी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर फिर इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, चेंज इन लेबर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इस प्रकार से दोस्तों जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है उसको मैं लिख सकता हूं वेज डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो इस प्रकार से भी दोस्तों इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है और पेपर में आपको इस प्रकार से भी फॉर्मूले आ सकते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इस सारी की सारी पीडीएफ के अंदर दोस्तों मैंने सभी वो फॉर्मूले सभी वो कंसेप्ट डालने का प्रयास किया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है TUTC का, कि टोटल जो कॉस्ट होती है हमारी वर्टिकल समेशन होती है TVC और TFC का, और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो गैप होता है दोस्तों हमेशा मेंटेन रहता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। और इस गैप का जो रीजन होता है दैट इज बेसिकली अवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पेपर में ऐसा पूछा गया था कि क्या टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप है वो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ घटता जाता है बढ़ता जाता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है दोस्तों। और उसके बाद जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो मेरे AC और AVC दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है, लेकिन जो AVC का मिनिमम पॉइंट है दोस्तों वो AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है, बिकॉज AC के अंदर ये दोनों कॉस्ट ही ऐड होती है। और इसके अलावा जो मेरा AFC होती है जिसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, बिकॉज इसका हर एक जो बॉक्स है दोस्तों वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट करता है कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है, जिसके कारण इसकी जो इलास्टिसिटी होती है इस कर्व की वो इक्वल टू 1 होती है। और यह कर्व दोस्तों हमेशा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी कम होती जाएगी, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है। उसके बाद में यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कि भी किसी के भी कोई भी कैपिटल है उसको यूज़ करने की कॉस्ट क्या होगी, तो दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग, इकोनॉमिक डेप्रिशिएशन ऑफ द कैपिटल, वैल्यू ऑफ द कैपिटल में कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, प्लस इंटरेस्ट रेट। भी मान लो 100 रुपये की कैपिटल है तो 100 रुपये की कैपिटल खरीदने की बजाय अगर आप 100 रुपये बैंक में जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। तो द यूज ऑफ कैपिटल है, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ कैपिटल के ऊपर डेप्रिशिएशन प्लस में इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल। सो दैट इज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला। उसके बाद दोस्तों हमारा कंसेप्ट आता है एक्सपेंशन पाथ का। एक्सपेंशन पाथ दोस्तों होता है कर्व पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन ए फर्म्स आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो प्रॉफिट लाइन कॉस्ट लाइन दोस्तों, कि जो आइसो कॉस्ट और आइसो कॉस्ट लाइन का जो टेंजेंसी पॉइंट होता है वहां से जो कर्व निकलते हैं दोस्तों उस कर्व का आप कहते हैं एक्सपेंशन पाथ, जो कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को भी दिखाता है। तो आप पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि जो एक्सपेंशन पाथ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को शो करता है। और उसके बाद में हमारा कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल का। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है आउटपुट कैन बी डबल फॉर लेस देन ए डबलिंग ऑफ कॉस्ट, कि बिना कॉस्ट को डबल किए हम अपनी आउटपुट को डबल कर दें, तो इसको आप कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि आउटपुट हमारी डबल से भी ज़्यादा हो जाए जब हम अपनी क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स को डबल कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इंक्रीजिंग
रिटर्न टू स्केल के बीच में। उसके बाद में दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, दैट इज बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट। की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है दोस्तों, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज इन इनपुट में चेंज होने के कारण आउटपुट में कितना चेंज होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, और इस स्लैब के साथ कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट होगा दोस्तों। तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं MC डिवाइड बाय AC। और हमें सिंपल सा पता है दोस्तों कि प्रत्येक नेक्स्ट यूनिट पर अगर ये मेरी कॉस्ट कम होती जाती है तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर मेरी MC कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होगा अगर मेरी EC की वैल्यू लेस देन 1 है तो मेरी MC गिरेगी और मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होगा। अगर EC की वैल्यू मोर देन 1 है तो मुझे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होंगे और मेरी MC बढ़ेगी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर EC इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल की सिचुएशन है। सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का। स्कोप का मतलब क्या होता है कि जब आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं कि ये A फर्म है, ये B फर्म है, ये C फर्म है। यहां पर A फर्म 2 प्रोडक्ट बनाती है X और Y, B प्रोडक्ट बनाती है X प्रोडक्ट, C बनाती है Y प्रोडक्ट। A जो फर्म है वो X प्रोडक्ट बनाती है 5 रुपए में, Y बनाती है 7 रुपए में, B फर्म 6 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है, ये बनाती है 9 रुपए में। तो यहां पर दोस्तों जो A फर्म है वो दोनों X और Y का जॉइंट प्रोडक्शन B और C के कंपैरिजन में सस्ते रेट पर करती है। इसको आप कहते हैं दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप सिचुएशन इन विच जॉइंट आउटपुट ऑफ ए सिंगल फर्म्स इज ग्रेटर देन आउटपुट दैट कुड बी अचीव्ड बाय 2 डिफरेंट फर्म्स व्हेन ईच प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट। दैट इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप दोस्तों। और यह यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का, कि यहाँ पर इंडिविजुअल कॉस्ट है और यहाँ पर माइनस में जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डिवाइड बाय जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रकार से आप इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कब होगा, जब यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा इंडिविजुअल प्रोडक्शन से। सो दैट इज ए वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लर्निंग कराओ का। लर्निंग कराओ बिकॉज ऑफ गेन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। लर्निंग कराओ हमें बताता है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट करते जाएंगे तो जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो एल शेप हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि 10 से 50 जब हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेसिकली कॉन्स्टेंट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग कराओ के अंदर स्लाइटली सा डिफरेंस होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि हमारी जो प्रेजेंट एवरेज कॉस्ट है वो लगातार जो है दोस्तों नीचे की तरफ जा रही है, अलोंग द लाइन इसके अंदर कमी आती जा रही है। दूसरी तरफ लर्निंग कर्व जब हमारे फंक्शन के अंदर लगता है तो जो एवरेज कॉस्ट है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर हम अलोंग द लाइन चेंज होता है, लेकिन लर्निंग कर्व इफेक्ट के थ्रू हमारी जो कॉस्ट है वो शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशंस, जहां पर बाजार में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और सबकी सूक्ष्म भागीदारी होती है, जिसके कारण ना तो क्रेता और ना कोई विक्रेता प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाता और दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं। फ्री एंट्री होती है, MR AR के बराबर होती है। शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्राइस इक्वल टू जब कॉस्ट होती है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं, जिसको आप जीरो प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। और प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका होता है TR - TC। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी होती है दैट इज बेसिकली MR और MC जब एक दूसरे के बराबर होती है और MC MR को नीचे से कट करती है। ये एक सिंपल फिनोमिना होता है और जिसको आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। उसके बाद लॉन्ग रन में इकोनॉमी को केवल जो फर्म्स को केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं, जहां पर प्राइस और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं ऑलवेज सेम रहती हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। और उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है शट डाउन पॉइंट का, कि फर्म्स कब शट डाउन करती हैं। तो अगर शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म्स का प्राइस है वो AC
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके बीच में है, तो शॉर्ट रन के अंदर तो प्रोडक्शन करेगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो मार्केट से बाहर चली जाएगी। बिकॉज लॉन्ग रन के अंदर वो तभी प्रोडक्शन करेगी जब उसकी जो कॉस्ट है, जब उसका प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो। और जो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दोस्तों, वो सप्लाई कर्व होता है फर्म्स का, और जो मार्जिनल कॉस्ट का अबाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको आप कहते हैं सप्लाई ऑफ ए फर्म्स। और शॉर्ट रन के अंदर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, दैट इज बेसिकली मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, तो उससे आप प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन के अंदर, दैट इज बेसिकली रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रॉफिट के अंदर एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ ए इंडस्ट्री। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारा सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप होगा, अगर कॉस्ट कांस्टेंट है तो हमारा हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होगा, अगर कॉस्ट डिक्रीज होती है आउटपुट बढ़ने तो हमारा सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। और जैसे अगर दोस्तों हम टैक्स किसी भी गुड्स के ऊपर लगाते हैं तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर टैक्स रेट हम कम कर देते हैं तो सप्लाई कर्व हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। और टैक्स लगने से प्राइस कम होते हैं और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मोनोपोली का। मोनोपोली के अंदर दोस्तों शॉर्ट रन के अंदर तीनों ही प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली वो फर्म होती है जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। एंड उसके बाद में इसका जो कर्व बनते हैं, यहाँ पर जो एवरेज और मार्जिनल जो कर्व होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली कंपटीशंस। एंड यहाँ पर फर्म्स का किसी भी प्रकार का सप्लाई कर्व नहीं होता है और यहाँ पर केवल एक ही फर्म्स होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का यूज़ किया जाता है और फर्स्ट डिग्री के अंदर कंज्यूमर को कोई सरप्लस प्राप्त नहीं होता, और बिकॉज उससे मैक्सिमम विलिंगनेस टू प्राइस जो है पे किया जाता है, या उसको आप रिजर्वेशन प्राइस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पर अगर आप मोर यूनिट की डिमांड करते हो तो आपको लो प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और जहाँ पर कुछ कंज्यूमर सरप्लस लोगों को प्राप्त होता है। और थर्ड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसको आप ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम भी दे सकते हैं, जो इलास्टिसिटी के बिहाव पर डिसाइड होता है। अगर मान लो दो मार्केट हैं और ज्योग्राफिकली सेपरेट हैं, तो यहाँ पर अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो ए मार्केट के अंदर दोस्तों प्राइस कम रखा जाएगा और बी मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा रखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी कि प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में कम चेंज आता है, तो वहाँ पर मोनोपोली के अंदर ज़्यादा प्राइस रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोनोपोली का जो पावर को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, दैट इज बेसिकली P माइनस MC डिवाइड बाई P, की प्राइस से और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो मोनोपोली पावर को शो करेगा, जो कि लर्नर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में मोनोपोली पावर बेसिकली दिखाती है बायर इक्वल टू बायर एबिलिटी टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ ए गुड। उसके बाद दोस्तों एक हमारा कंसेप्ट होता है ए रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग का। तो हमें पता होता है कि जो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू है इक्वल टू होता है प्राइस प्लस प्राइस इंटू में 1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वहाँ जहाँ पर हमारी MR और MC बराबर हो जाती हैं। तो इस इक्वेशन को दोस्तों अगर मैं बदल देता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि प्राइस माइनस MC डिवाइड बाई P इक्वल टू माइनस में इलास्टिसिटी 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर प्राइस को एक साइड ले आऊँ तो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ MC डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों। और इसको आप कहते हैं ए रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग दोस्तों। इस डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपका UGC नेट का पेपर हुआ था जून 2024 में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था रूल ऑफ थंब ऑफ प्राइसिंग बताओ क्या होता है। दैट इज बेसिकली MC डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपका जो पैसेज आया था जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था UGC नेट का, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर
जिसको आप डेडवेट लॉस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो एक सिंपल सा ग्राफ पूछा हुआ था पैसेज के अंदर जिसके 10 नंबर थे, जिसको आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, और जहाँ पर बेसिकली एम आर एम सी एक दूसरे को कट करते हैं और एम सी एम आर को नीचे से कट करता है, वहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड होती है मोनोपोली के अंदर, और यहाँ पर ये मोनोपोली प्राइस है PM, और यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली जहाँ पर MR को कट करती है इस पॉइंट के ऊपर, और जो कि होगा PC, जहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था कि कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, सोशल कॉस्ट को बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों जब मोनोपोली के अंदर जो प्राइस है PM डिसाइड कर दिया जाता है जिससे हम कम क्वांटिटी पैदा करते हैं, तो जो B और C पार्ट होगा वो इकोनॉमी के अंदर सोशल कॉस्ट या डेडवेट लॉस को बताएगा, और जो B + C है दोस्तों, B और C जो पहले कंज्यूमर का सरप्लस था वो कम हो जाएगा, और A - C यहाँ पर दोस्तों प्रोड्यूसर के गेन को दिखाएगा कि पहले मान लो जो प्राइस था, पहले जो प्राइस था दोस्तों ये था, जहाँ पर C जो है प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर का सरप्लस था। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का प्राइस जो है बढ़कर PM हो गया है, जिसके कारण उसको C को खोना पड़ेगा, लेकिन उसको A वहाँ पर उसको प्राप्त हो जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर का जो सरप्लस होगा दैट इज़ बेसिकली A - C होगा, और इस प्रकार से इस कंसेप्ट को बताया गया था। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली प्रोडक्शन होगा वो मोनोपोली प्राइस के ऊपर लेस आउटपुट पैदा करने वाला होगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो कम प्रोडक्शन होता है वो मोनोपोली के अंदर होता है, तो मोनोपोली वाला जो प्रोडक्शन होगा वो मोर फ्रेंडली होगा। बस इसी कंसेप्ट से दोस्तों आपसे 10 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज हम बेसिकली एक मोनोपोंसी का कंसेप्ट करेंगे और वहाँ पर इसी प्रकार के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मोनोपोंसी का मतलब होता है जहाँ पर एक सिंगल बायर होता हो। सिंगल बायर मतलब माल को खरीदने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता हो और बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हो, तो मतलब बायर की कितनी ज़्यादा जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, और जब बायर की डिमांड इलास्टिक हो जाती है तो वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो मोनोपोंसी पावर होती है वो शो करती है बायर एबिलिटी टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ ए गुड, और यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनता है दोस्तों दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल वैल्यू ऑफ ए गुड। जो आप ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे किसी भी चीज़ की तो अपनी मार्जिनल वैल्यू घटती जाएगी। यह दोस्तों है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, और ये है मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर दोस्तों, दैट इज़ मार्जिनल एक्सपेंडिचर, और ये मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन दैट गुड। तो यहाँ पर जो बायर है, जो मोनोपोंसी बायर है दोस्तों, उस पॉइंट पर अपनी क्वांटिटी डिसाइड करता है जहाँ पर उसकी मार्जिनल वैल्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करती है, दैट इज़ बेसिकली ये हमारा पॉइंट होगा। तो इतनी क्वांटिटी की वो डिमांड करता है, और इसके लिए वो बेसिकली जो प्राइस देगा वो एवरेज एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग वो प्राइस पे करेगा। तो यहाँ पर जो उसका प्राइस होगा दैट इज़ बेसिकली हम कह सकते हैं PM होगा, मोनोपोंसी प्राइस। लेकिन जो एक्चुअल में जो फर्म्स हैं दोस्तों वो जो प्राइस पे करना चाहती हैं वो दैट इज़ बेसिकली PC। भी जो फर्म्स हैं जहाँ पर एवरेज एक्सपेंडिचर और मार्जिनल वैल्यू एक दूसरे को कट करती हैं इस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर जो फर्म्स हैं वो प्राइस लेना चाहती हैं। लेकिन जो मोनोपोंसी है वो कितना प्राइस देगा दोस्तों, PM प्राइस देगा, और इतनी क्वांटिटी वो लेना पसंद करेगा, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों जो इस कंसेप्ट के अंदर जो मेरा C - A होगा कि जो पहले जो प्राइस था दोस्तों बेसिकली PC था और इतनी क्वांटिटी हम ले रहे थे, तो वहाँ पर बेसिकली जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है। तो अब यहाँ पर जो कंज्यूमर सरप्लस होगा कि कंज्यूमर को C वाला जो पार्ट है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब उसका प्राइस PM हो जाएगा, और लेकिन उसको A वाला जो है पार्ट खोना पड़ेगा दोस्तों, जिसके कारण C - A मेरा कंज्यूमर सरप्लस को शो करेगा। इसके अलावा A + B जो A वाला पार्ट होगा दोस्तों वो सोशल कॉस्ट या डेडवेट लॉस को शो करेगा, और इसके अलावा मेरा जो दोस्तों B और C वाला जो पार्ट होगा वो मेरे प्रोड्यूसर सरप्लस को नुकसान को शो करेगा।
तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस बी और सी पार्ट मेरा कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों ए लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर बी आएगा, नोट्स को बनाते टाइम मैंने इसको ए लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जो बी और सी पार्ट होगा वो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा। तो आपको क्या पता इस बार मोनोपोंसी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नाउ इसके बाद दोस्तों हमारा कंसेप्ट है रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, जिसका डेफिनेशन है मैक्सिमम पॉलिसी अलाउड बाय ए रेगुलेटरी एजेंसी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स दैट ए फर्म्स विल अर्न। दोस्तों कि वो अपना प्राइस किस प्रकार से डिसाइड करेगी, उनके एक्सपेक्टेड जो रिटर्न उसको मिलने वाले हैं इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ बेसिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में डी होगा दोस्तों कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स, प्लस में एस होगा दोस्तों अलाउड फेयर रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन कैपिटल्स। और इसको अगर हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्राइस ऑफ गुड्स निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ ए वेरी सिंपल फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशंस। देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एंटी ट्रस्ट लॉ। दोस्तों एंटी ट्रस्ट लॉ बेसिकली मार्केट के अंदर कंपटीशन को बनाए रखने वाला कंसेप्ट है कि रूल एंड रेगुलेशंस प्रोहिबिटिंग एक्शंस दैट रिस्ट्रेन आवर आर लाइकली टू रिस्ट्रेन कंपटीशंस। जो कंपटीशंस को रोकने वाले जितने भी कार्य हैं, जो भी एक्शंस हैं, उनको उनके प्रति रूल एंड रेगुलेशन बनाए रखना, उसको आप कहते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है पैरेलल कंडक्ट, जिसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कोल्यूजन्स, भी अंदर ही अंदर जो है फर्म्स अपने अंदर कोल्यूजन कर ले, एयरटेल और जो है जियो अपने आप ही गठबंधन कर ले बिना बताए, उसको आप कहते हैं इम्प्लिसिट कोल्यूजन या पैरेलल कंडक्ट, जिसके अंदर एक फर्म कॉन्टिन्यूसली फॉलो करती हैं दूसरे के एक्शंस को। और उसके बाद में प्रेडेटरी प्राइस का मतलब होता है जब कोई एक फर्म्स अपने कंपटीटर को मार्केट से बाहर करने के लिए लो प्राइस रखती है फ्यूचर में हायर प्रॉफिट को गेन करने के लिए, दैट इज। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है दोस्तों वेरिएबल प्रॉफिट, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, वो प्रॉफिट जो फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करता हो। देन हमारा कंसेप्ट आता है ब्लॉक प्राइसिंग, प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज और ब्लॉक ऑफ ए गुड्स, जैसा कि हमें सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलता है। देन आता है दोस्तों हमारा कंसेप्ट डिटरमाइनिंग रिलेटिव रिटर्न्स। दोस्तों कि मान लो दो गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों के रेशियो को आप कहते हैं रिलेटिव रिटर्न्स। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ वन डिवाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकंड, इसको आप फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों फाइनल जो इसका इक्वेशन होगी कुछ इस प्रकार की आपको पूछ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू में 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप इसको दोनों को सोल्व करते हैं दोस्तों, तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस ढंग से भी लिख सकते हैं। और आपको वो वाला फार्मूला ध्यान रखना है, दैट इज़ बेसिकली रूल ऑफ थंब वाला, प्राइस इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 1+1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों। सो ये सभी इलास्टिसिटी के फॉर्मूले हैं रिवेन्यू मेथड वाले, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, जहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट प्राइस को चार्ज करते हैं। इसको सिंपल भाषा में बताऊं, प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग कंज्यूमर्स विद डिफरेंट डिमांड फंक्शन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको एक उदाहरण के द्वारा बताएं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल एक शॉप के अंदर एक बार कुछ ग्राहक आए और उनको एक कार्ड दिया गया और उन्हें कहा गया कि अगर दोबारा आप इस शॉप के अंदर आओगे किसी नेक्स्ट टाइम पर तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको आप कहते हैं दोस्तों इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, जहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। बिकॉज सेकंड टाइम पर जब वो लोग आएंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट बार आ रहे हैं उनको तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं दोस्तों इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। देन हमारा आता है पीक लोड प्राइसिंग, जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस ड्यूरिंग द पीक लोड। जब काम ज़्यादा हो जाता है, वर्क लोड ज़्यादा हो जाता है, तब हम ज़्यादा प्राइस की डिमांड करते हैं। व्हेन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कोज मार्जिनल कॉस्ट टू बी हाई, कि जहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिजली का उदाहरण दिया जाता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है बिजली की तो उसकी सप्लाई करने के लिए दोस्तों हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
पीक लोड प्राइसिंग के अंदर जब हम ज़्यादा हाइयर प्राइस चार्ज करते हैं तो उससे जो परफेक्ट कंपटीशन है वो मार्केट के अंदर बना रहता है, बिकॉज प्राइस बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट के बराबर आ जाता है। बिकॉज कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट टू पार्ट टैरिफ, जहाँ पर फॉर्म ऑफ प्राइसिंग इन विच कंज्यूमर आर चार्ज बोथ एन एंट्री एंड द यूजेस फीस। दोस्तों आप एंट्री करोगे तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, जब आप उस सामान को यूज़ करोगे तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली टू पार्ट टैरिफ। और इसका जो प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है दैट इज़ बेसिकली एंट्री ऑन प्रॉफिट एंड उसके अंदर कितनी सेल हुई है, और डिपेंड करता है कि कितने लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ विजिट्स एंड एंट्री की फीस प्लस में प्राइस माइनस MC जो कि प्रॉफिट को शो करेगा, इनटू में क्वांटिटी इनटू में नंबर ऑफ विजिट्स दोस्तों। तो इस प्रकार से आप टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है बंडलिंग का। बंडल का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स एज एन पैकेज। कि पैकेज के अंदर जब आप गुड्स को देते हैं कि आपको इस बंडल के अंदर ये सामान एक साथ इकट्ठा लेना पड़ेगा, हम सिंगल नहीं देंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, मिक्स बंडल जिसके अंदर आप पैकेज में भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, और प्योर के अंदर केवल पैकेज होता है। टाइंग होता है दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग ए कस्टमर टू परचेज वन गुड इन ऑर्डर टू परचेज अनदर। भी एक खरीद ली तो इसके साथ साथ दूसरी भी ले लो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट होता है रूल ऑफ थंब फॉर एडवर्टाइजमेंट, कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इनटू में चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू 1। और अगर इस इक्वेशन के अंदर दोस्तों हम इसको रेशियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू सेल्स से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो हमें इसको सोल्व करने पर जो हमें फार्मूला प्राप्त होगा कि इस साइड भी A डिवाइड बाई PQ कर दें। PQI मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पर P अगर बाहर आ जाता है इस साइड, तो ये जो फॉर्मूला होगा दोस्तों P माइनस MC डिवाइड बाई P, ये होगा बेसिकली हमारी -1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यह वाला जो बॉक्स बन जाएगा दोस्तों हमारा इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार से कि हमें टोटल सेल्स के ऊपर कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो हमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, जो कि एक सिंपल सी बात है। सो दोस्तों अभी हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट है मोनोपोली कंपटीशंस, और इसके बाद एक और वीडियो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस एंड वेलफेयर के जितने भी कंसेप्ट हैं, पैरेटो ऑप्टिमलिटीज़, सोशल वेलफेयर फंक्शंस, बेंथामिन रावेल्सियन फंक्शंस, ये सभी कंसेप्ट दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। जिसके बाद आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके अंदर मैं गेम थ्योरी के कंसेप्ट भी डालने का प्रयास करूँगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, जिसके कारण फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स होते हैं, प्रोडक्ट डेप्रिसिएशंस होता है, यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूशंस होता है। मोनोपोली के अंदर नो क्लोज सब्सटीट्यूशंस एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंप्लीट सब्सटीट्यूशंस होता है। और यहाँ पर जो MR और AR होते हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोपोली। शॉर्ट रन के अंदर तीनों ही प्रकार के लॉस प्रॉफिट इनको देखने को मिलते हैं, एंड लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पर केवल और केवल नॉर्मल या फिर हमें जीरो प्रॉफिट देखने को मिलता है, जहाँ पर प्राइस और कॉस्ट के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलती है फर्म्स की। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि जितना वो प्रोडक्शन कर सकती हैं वो उससे कम प्रोडक्शन करती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कुछ ना कुछ माल बचा रहता है। मतलब कि उनके काम करने की क्षमता ज़्यादा है लेकिन वो कम है, बिकॉज वो AC के मिनिमम पर प्रोडक्शन नहीं करती हैं, और बिकॉज वो हमेशा AC के डाउनवर्ड पोर्शन पर प्रोडक्शन करती हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।